कहते हैं हर मशहूर कहानी के पीछे एक छुपी हुई सच्चाई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवकीनंदन खत्री के मशहूर उपन्यास चंद्रकांता की प्रेरणा एक ऐसी बूढ़ी दादी से आई थी जिसकी खुद की जिंदगी किसी रहस्य उपन्यास से कम नहीं थी। शाम का वक्त था। सूरज ढलने से पहले आसमान पर हल्की सी सुनहरी परत छड़ी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ों ने धरती को ऐसे जकड़ रखा था जैसे सदियों से यहां पहरेदारी कर रही हों। बरगद की मोटी मोटी शाखाएं ऐसे फैली थीं कि धूप भी नीचे आने से पहले 2 बार सोच ले। उसके नीचे एक पुरानी सी चौकी रखी थी जिस पर बैठी थी दादी जानकी, सफेद धोती में लिपटी, सिर पर हल्का सा कपड़ा और आंखों में वो चमक जो कहानियों के खजाने की निशानी होती है। उनकी उम्र कोई 80 के पार होगी, लेकिन चाल ढाल में अभी भी वो ऊर्जा थी जो गांव की किसी जवान लड़की में भी शायद ही हो। आवाज में एक खनक थी, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा धीमी, बस इतनी कि पास बैठा बच्चा भी सुन ले और दूर से आते किसान भी अपनी चाल धीमी कर लें। हर शाम जैसे ही खेतों से लोग लौटते, बच्चे अपने बर्तन कटोरियां मां को थमाकर बरगद के नीचे दौड़ आते। दादी जानकी हमेशा चौकी के पास एक छोटा सा पीतल का डिब्बा रखती थीं जिसमें इलायची और सौंफ भरी रहती। कहानी शुरू करने से पहले वो हर बच्चे को एक एक इलायची देतीं और कहतीं, मीठी जबान और मीठा मन, तभी कहानी का असली रस मिलेगा। गांव का नाम था, चारों तरफ खेत, बीच में मिट्टी की पगडंडियां और किनारे किनारे कच्ची झोपड़ियां। बरसात के दिनों में ये पगडंडियां कीचड़ में बदल जातीं, लेकिन बरगद के नीचे हमेशा सूखी मिट्टी होती, मानो पेड़ खुद गांव वालों के लिए छतरी बनकर खड़ा हो। दादी का घर बरगद से कुछ ही दूरी पर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे के पास लटकी पीतल की घंटी जो हवा चलने पर मीठी आवाज में बजती। गांव वाले कहते थे दादी कभी शहर नहीं गई, लेकिन उनके पास ऐसी कहानियां हैं जो 7 समंदर पार तक जाती हैं। कहते हैं दादी जानकी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देतीं। कभी वो जादुई महलों की बात करतीं, कभी युद्ध के मैदान की, और कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनातीं कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाएं। गांव के बूढ़े भी मानते थे कि उनकी कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी होती है, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जो बाद में सच साबित हुए। एक बार उन्होंने एक गुप्त सुरंग का जिक्र किया था जो पुराने महल से जुड़ी थी। गांव के लड़कों ने मजाक मजाक में उस सुरंग को ढूंढने की कोशिश की और सच में एक टूटा हुआ रास्ता मिल भी गया जो बाद में मिट्टी से बंद कर दिया गया। उसी बरस जब आम के पेड़ पर कच्चे फल लटकने लगे थे, गांव में एक अनजान मेहमान आया। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, हाथ में एक मोटी डायरी और कलम। उसका नाम था देवकीनंदन खत्री, एक लेखक जो नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। वो दिल्ली से चला था, लेकिन सफर में कई गांवों से गुजरते हुए बिजौरा पहुंचा। गांव वालों से उसने सुना कि बरगद के नीचे बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास अनगिनत किस्से हैं। शाम होते ही वो भी बच्चों के झुंड के साथ बरगद के नीचे पहुंचा। दादी ने उसे देखते ही इलायची का एक दाना बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, तुम यहां के नहीं लगते बेटा, लेकिन कहानी सुनने आए हो तो बैठ जाओ। उस शाम दादी ने जो कहानी शुरू की उसने खत्री साहब की जिंदगी बदल दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बरगद की छांव में हवा धीमे धीमे सरसराने लगी थी। चौकी के चारों ओर बैठे बच्चे चुप हो गए थे, जैसे किसी अदृश्य इशारे ने सबको शांत कर दिया हो। दादी ने अपनी पोटली से एक पीतल का लोटा निकाला, उसमें से पानी पिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब राज्य छोटे छोटे होते थे, लेकिन राजाओं की ताकत बड़ी बड़ी। एक ऐसा ही राज्य था, विजयगढ़। उसके राजा सुरेंद्र सिंह न सिर्फ बहादुर थे, बल्कि न्यायप्रिय भी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रकांता। दादी की आवाज में ऐसा जादू था कि बच्चों के मन में मानो चंद्रकांता की तस्वीर बन गई। गोरी चमड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर चांद के आकार का टीका और चाल में ऐसा नजाकत जैसे हवा भी थम जाए। चंद्रकांता की सुंदरता की चर्चा सिर्फ विजयगढ़ में ही नहीं, आस पास के कई राज्यों में थी। लेकिन जितनी वो सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। वो अक्सर महल के पिछले हिस्से में घंटों गायब हो जाती और लौटने पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती।
दादी ने अपनी उंगलियों से हवा में एक गोला खींचा, मानो कोई रहस्य खोल रही हो। महल के पीछे एक पुराना किला था, जिसके बीचों बीच पत्थरों से बना एक गोल दरवाजा था। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता, लेकिन कहते हैं पूर्णिमा की रात को उस पर चांद की रोशनी पड़ते ही पत्थर ऐसे चमकने लगते जैसे पिघल रहे हों, और तभी वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता, बिना किसी आवाज के। बच्चे सांस रोककर सुन रहे थे, लेकिन खत्री साहब का दिल और तेज धड़कने लगा। वो ये सब अपनी डायरी में लिखने लगे, पर दादी की बातों के बीच बीच में वो खुद को कहानी के अंदर महसूस कर रहे थे। दादी ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। उस दरवाजे के पार न कोई महल था, न कोई बगीचा, बल्कि एक अजीब सी रोशनी से भरी जगह थी, जहां पेड़ हवा में तैरते थे, नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं, और वहां का हर इंसान अपनी असली शक्ल छुपाकर रहता था। कहाँ जाता है, जो भी उस जगह से लौटता, उसके जीवन की दिशा बदल जाती। कभी वो राजा बन जाता, कभी भिखारी, और कभी तो अपनी पहचान ही भूल जाता। चंद्रकांता बचपन से उस दरवाजे को देखती आई थी और उसे खोलने का सपना देखती थी, लेकिन महल में उस दरवाजे का जिक्र करना मना था। राजा सुरेंद्र सिंह ने एक बार गुस्से में कहा था, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ बर्बादी है, जो गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। दादी ने यहां एक लंबा विराम लिया, इलायची मुंह में रखी और गहरी सांस ली। सभी के कान अब भी उनकी ओर थे। जब चंद्रकांता 16 साल की हुई, तब पहली बार उसने बिना किसी को बताए पूर्णिमा की रात महल के पिछवाड़े का रुख किया। चांद की रोशनी बिल्कुल सीधी उस पत्थर के दरवाजे पर पड़ रही थी, और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा चमकने लगा। दादी ने यहां बात रोक दी और बच्चों को देखने लगी। बस इतना ही आज के लिए, उन्होंने कहा, जिस पर बच्चे एक साथ बोले, अरे दादी, आगे भी सुनाओ ना। लेकिन दादी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें धीरे धीरे खुलती हैं, जैसे चांद अपनी रोशनी फैलाता है। खत्री साहब उस रात सो नहीं पाए। वो सोचते रहे, ये दरवाजा सच में था या सिर्फ कहानी, और अगर था तो उसके पार क्या छुपा था। रात का समय, आसमान में पूर्णिमा का चांद बिल्कुल गोल था, जैसे किसी ने दूध में डुबोकर उसे ऊपर टांग दिया हो। महल के पिछवाड़े की ओर जाने वाले रास्ते पर खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ पत्तों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट और दूर से आती किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद्रकांता ने रेशमी नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, ताकि अंधेरे में आसानी से घुल सके। उसके कदम धीमे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो बचपन से उस दरवाजे के सपने ने पैदा की थी। जब वो महल के पीछे पहुंची, तो दरवाजे पर चांद की रोशनी सीधी पड़ रही थी। पत्थर हल्के हल्के सफेद से सुनहरे रंग में बदलने लगे। चंद्रकांता ने जैसे ही अपना हाथ पत्थर पर रखा, उसने महसूस किया कि वो पत्थर ठोस नहीं, बल्कि किसी ठंडी मोम की तरह मुलायम हो रहा है। एक धीमी सी गूंज हवा में फैलने लगी। स्वागत है। आवाज इतनी हल्की थी कि समझ नहीं आ रहा था, ये कानों में गूंज रही है या मन में। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। उसके पीछे अंधेरा नहीं था, बल्कि नीली सुनहरी रोशनी से नहाया एक रास्ता था, जो आगे जाकर धुंध में गायब हो रहा था। चंद्रकांता ने पहला कदम रखा, और उसके चारों ओर की हवा तुरंत बदल गई। वो न तो गर्म थी, न ठंडी, बस एक अजीब सी हल्की मिठास लिए हुए थी। उसके सामने पेड़ थे, लेकिन उनकी जड़ें आसमान की ओर और पत्ते जमीन पर थे। एक नदी बह रही थी, लेकिन पानी ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण ने यहां हार मान ली हो। दूर कहीं से एक मधुर संगीत की धुन आ रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो पता चला कि यह धुन किसी वाद्य यंत्र से नहीं, बल्कि फूलों से निकल रही थी। हर फूल के अंदर एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु था, जो लय के साथ चमकता और धुन बनाता। कुछ ही दूर उसे ऐसे लोग दिखे जिनके चेहरे लगातार बदल रहे थे। एक पल वो किसी जवान राजकुमार जैसे लगते, दूसरे ही पल किसी बूढ़े साधु की तरह, फिर किसी और अजनबी रूप में। उनकी आंखें गहरी थीं, और उनमें एक ऐसी समझदारी थी जो इंसानों में कम ही देखने को मिलती है। उनमें से एक उसके पास आया, मुस्कुराकर बोला, तुम पहली हो जो अपने मन की इच्छा से यहां आई हो। ज्यादातर लोग मजबूरी में आते हैं। चंद्रकांता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये जगह क्या है? वो व्यक्ति धीरे से बोला,
ये है भाग्यलोक। यहां से लौटने वाला इंसान वैसा नहीं रहता जैसा आया था। यहां तुम्हारा असली भाग्य लिखा जाएगा। उसी वक्त उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। पहला, सुनहरी रोशनी से जगमगाता, जिस पर फूल बिछे थे। दूसरा, धुंध से ढका, जिससे अजीब सी ठंडी लहरें निकल रही थीं। तीसरा, काला, जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। वो व्यक्ति बोला, तुम्हें इनमें से एक रास्ता चुनना होगा। याद रखना, एक रास्ता तुम्हें राज सिंहासन देगा, दूसरा तुम्हें भुला देगा, और तीसरा तुम्हें हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बना देगा। चंद्रकांता ने चारों ओर देखा। उसके दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना कदम। यहाँ दादी जानकी ने कहानी रोक दी थी, जिससे खत्री साहब का धैर्य टूटने ही वाला था। चंद्रकांता के सामने खड़े 3 रास्ते उसे अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। सुनहरी रोशनी वाला रास्ता आंखों को भा रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी कृत्रिम मिठास थी, जैसे कोई चमकता हुआ जहर हो। धुंध वाला रास्ता ठंडा था, उसकी हवा से उसकी त्वचा से हर उठी। काले रास्ते में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें वहां से और साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर बैठकर उसकी रगों में सुर बजाना शुरू कर दिया हो। उसके अंदर एक आवाज कह रही थी, सुनहरी राह लो, वहां राज सिंहासन है, वैभव है। दूसरी आवाज फुसफुसा रही थी, अंधेरे में जाओ, वहीं सच्चाई है, वहीं असली शक्ति छुपी है। और तीसरी आवाज वो धुंधले रास्ते से आ रही थी, जिसमें किसी अनदेखी मां की पुकार जैसी कोमलता थी। चंद्रकांता ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर मैं डर के कारण चुनाव करूंगी तो शायद जीवन भर पछताऊंगी। उसने धीरे धीरे अपने पैर काले रास्ते की ओर बढ़ाए। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, बाकी दोनों रास्ते धड़ाम से बंद हो गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। अब वो एक गुफा जैसी जगह में थी, जहां सिर्फ काले पत्थरों की दीवारें थीं और बीच में एक गोल तालाब। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें ऊपर का चांद भी 2 गुना बड़ा दिख रहा था। एक धीमी सी आवाज आई, इसमें देखो, तुम्हें अपना भविष्य नजर आएगा। चंद्रकांता ने पानी में झांका और उसने खुद को देखा, लेकिन वो वही नहीं थी। वो एक रानी थी, सिर पर मुकुट, आंखों में दृढ़ता, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी। फिर पानी की लहरों में तस्वीर बदल गई। अब वो अकेली थी, टूटी फूटी झोपड़ी में, आंखों में आंसू, हाथ में एक टूटी तलवार। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दोनों रूप मेरा भविष्य कैसे हो सकते हैं? अचानक पानी में से एक आकृति उभरी, न पूरी इंसान, न पूरी छाया। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें समय का अनंत बहाव झलक रहा था। वो बोला, हर इंसान के भीतर 2 भाग्य होते हैं, एक वो जो वो चाहता है और एक वो जो उसके कर्म चुनते हैं। तुम्हें तय करना होगा किसे अपनाना है। चंद्रकांता ने घबराकर पूछा, अगर मैं गलत चुन लूं तो? वो बोला, तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और तुम इस जगह की छाया बन जाओगी। उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक पुरानी लोहे की चाबी थी, जिस पर चांद का निशान बना था। ये चाबी तुम्हें एक और दरवाजा खोलेगी, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक बार काम करेगी। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। चंद्रकांता ने चाबी ली और अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो एक तेज रोशनी में डूब गई और जब होश आया, वो वापस महल के पिछवाड़े में खड़ी थी, पत्थर का दरवाजा बंद और हाथ में वही चाबी कसकर पकड़ी हुई। उस रात के बाद चंद्रकांता की आंखों में पहले से ज्यादा गहराई और बेचैनी थी। वो जानती थी अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। चाबी कैसे चंद्रकांता को दूसरी दुनिया की ओर ले जाती है और कैसे दादी जानकी की असली जिंदगी से इस कहानी का रहस्य जुड़ने लगता है, जहां खत्री साहब को पहला सुराग मिलता है कि दादी शायद इस कहानी की किरदार खुद रही हों। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें।